जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, तो ये भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ था। एक तो 1857 की क्रांति से पहले जो विभिन्न एक्ट अधिनियम आए थे उसके थ्रू, और एक मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद, जो कि हम देखेंगे 1858, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892, 1909, 1919, 1935 ये वाले, तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी देखेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना भारत का संवैधानिक विकास, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा चुकी हूँ, और आपने इसको देखा होगा। तो आज की क्लास आपको बिल्कुल आसान से शब्दों में समझ में आने वाली है, क्योंकि आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये पिट्स इंडिया एक्ट, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चों को ये समझ में नहीं आता, बल्कि बिल्कुल सरल है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो अब देखो, अंग्रेज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो लाए थे, तो उनको रेगुलेटिंग एक्ट को फॉलो करना चाहिए था, मतलब उसी को व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए था। अभी कहाँ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। तो ये था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए थे ना, वो कहीं ना कहीं फेल होने लग गए, या जो प्रावधान किए गए थे वो एक दूसरे का विरोध करते थे। तो ऐसे में मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जब 1784 का ये एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट। तो विलियम पिट के नाम पर ही इसे पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो उसके समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ब्रिटेन का पीएम था, प्रधानमंत्री था। तो ये भी याद रखना है आपको। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की एक गोपनीय समिति ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ कौन था अभी ब्रिटेन का पीएम? पीएम था विलियम पिट, वो याद रखना है। विलियम पिट के विचार थे। तो विलियम पिट ने और अच्छे से भारत को अपने नियंत्रण में लाने के लिए ये सब कुछ किया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसका प्रावधान क्या था? तो मेन वो प्रावधान ही हम देखने वाले हैं आज में। तो इसका प्रावधान पहला तो था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी ना, तो इसी के ऊपर व्यापारिक काम थे, यानी जो भी व्यापार खरीद, मतलब जो मसालों का व्यापार करना है, चाय या चीनी का व्यापार करना है, तो ये सभी व्यापार जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखता था। तो इसके बाद है ना 1707 ईस्वी में मैंने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई और ये कंपनी धीरे धीरे प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगी, ठीक है। और 1757 और 64 के युद्ध के बाद तो ये बिल्कुल इनके हाथ में ही आ गए, जैसे कि भारत। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनके पास व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी आ गए, यानी कि प्रशासनिक में प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? सैनिक हो सकते हैं, अर्धसैनिक, या हम कह सकते हैं राजस्व से संबंधित। ये सभी जो काम है ना, वो नियंत्रण भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में आ गया था। तो ऐसे में इस पर है ना दोहरा लोड पड़ने लगा। तो इस कारण जो है ब्रिटेन की संसद ने देखा कि इसको फ्री करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी स्थापना की गई, और इसको है ना प्रशासनिक कार्य सौंपे गए कि ये है ना केवल प्रशासनिक कार्य देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये प्रशासनिक कार्य देखने लगे, यानी कि भारत में सैन्य मामले या असैनिक मामले, या जो राजस्व कहीं प्राप्त करना है, कहाँ कोठियों की स्थापना करनी है ना, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जगह जगह अपने व्यापार के लिए कोठियां स्थापित करती थी, है ना। तो यहाँ कैसे भारत को अब प्रशासनिक जितने भी काम थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा। सैनिक, असैनिक और युद्ध या राजस्व से संबंधित, ठीक है, ये सभी जो कार्य है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया। और ये जो है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्यों के ये 6 सदस्य रखे गए। इन 6 सदस्यों में भी जो एक सदस्य तो था वो एक ब्रिटेन के राजकोष का व्यक्ति था, यानी ब्रिटेन के जो राजकोष है ना उसके व्यक्ति को रखा गया अच्छे से, मतलब ये कार्य देखने के लिए, प्रशासनिक कार्य देखने के लिए ब्रिटेन के राजकोष के व्यक्ति को रखा गया। एक तो वो था, और एक 4 सदस्य जो है ना प्रीवी काउंसिल से थे, यानी कि ब्रिटेन की जो प्रीवी काउंसिल थी ना, जिसके 4 सदस्य रखे गए, और उन 4 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो सीधे राजा करते थे। तो ये 4 सदस्य भी उससे संबंधित थे। और एक और व्यक्ति था राज्य सचिव, एक व्यक्ति था राज्य सचिव। जो ये राज्य सचिव होता था ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो था ना, वो
वो ये राज्य सचिव था। तो इन 6 सदस्यों में भी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर आजकल बहुत ज़्यादा डीप में पहुंचने लगा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति नहीं था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो ध्यान रखना है, एक ब्रिटेन के राजकोष का व्यक्ति था और 4 प्रिवी काउंसिल के, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रिवी जो काउंसिल थी ब्रिटेन की, तो प्रिवी काउंसिल के भी 4 सदस्य थे, जिसकी नियुक्ति सीधे जो है ना राजा इस करता था, यानी कि अब राजा का हस्तक्षेप भी यहाँ पर होने लग गया, ठीक है। और राज्य सचिव एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या था, अध्यक्ष भी था। तो इससे क्या है कि दोहरा शासन इसमें होने लगा। तो पहला तो ये था कि व्यापारिक और प्रशासनिक जो कार्य है वो ब्रिटेन ने पृथक्करण कर दिए, ठीक है। पहला प्रावधान आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा प्रावधान देखते हैं, दोहरी प्रणाली, ठीक है। ये पहला था। दूसरा था दोहरी प्रणाली की स्थापना की गई। अब इतना बताने के बाद दोहरी प्रणाली आपको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि दोहरी प्रणाली या दोहरा प्रशासन का अर्थ सीधा सा ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, वो नेतृत्व कर रही थी एक तरह से कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थी, ये सीधा नेतृत्व कर रही थी ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि हम कह सकते हैं क्राउन का। तो इस तरीके से दोहरी प्रणाली भी इसमें चली, मतलब शुरू की गई, ठीक है। तो ये दूसरा प्रावधान था। अब तीसरा प्रावधान ये था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार जो है उसको कम करने के लिए वहां कहा गया कि राजाओं को उपहार नहीं लेना है, लेकिन राजा एक बार में मानते थोड़ी ना थे। तो यहाँ सीधा से ये कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया, ठीक है, अपना कोई निजी व्यापार करने लगा या राजा महाराजों से उपहार लेने लगा, रिश्वत लेने लगा, तो उसको है ना कड़ी सजा का बहुत ज्यादा प्रावधान कर दिया गया कि उसे है ना सरेआम कड़ी सजा दी जाएगी, उसे है ना अपने पद से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, इस तरीके से। तो भ्रष्टाचार पर भी इसमें है ना कड़ी सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, तीसरा प्रावधान देखते हैं, ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ऐसे समझ जाओगे, जी जी, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने कहा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही बंबई और मद्रास के गवर्नरों को भी कर दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल की मतलब कार्यों में सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी का या परिषद का गठन किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया है कि यार 4 सदस्यों को रखने का क्या मतलब, ऐसा कर देते हैं कि इसकी संख्या 3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है। अब ये क्या मतलब है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जितना हमें पावरफुल दिख रहा था ना, वैसा था नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी कार्य करने के लिए इस 4 सदस्यीय समिति की मंजूरी होना बहुत जरूरी थी। और सपोज करो इसके 2 व्यक्ति है ना पक्ष में चले गए और 2 विपक्ष में चले गए, तो ऐसे में तो कोई बिल जो है पास ही नहीं होगा, बंगाल में कोई कार्य होएगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या किया गया कि इनकी सदस्य संख्या 3 कर दी गई। इससे ये प्रॉफिट हुआ कि कोई भी कार्य जो है बंगाल के गवर्नर जनरल सीधे पास करवा के कार्य करवा सकता था। तो इनकी सदस्य संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई और 3 ही कर दी गई। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वो मत देने का अधिकार भी दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, मत दे सकते हो। पहले भी मत दिया करते थे, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, तब भी जब ये पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर यानी कि जो मत थे वो टाई हो जाते थे ना, बराबर हो जाते थे ना, तो निर्णय के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल मत दिया करते थे। लेकिन इसमें सदस्य संख्या 3 कर दी गई और मत इस प्रकार से क्या हो गया, मत देने का अधिकार भी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। अब जो है हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ और पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता देखें तो सबसे बढ़िया था कि ये है ना अच्छे से काम करने लगा, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ये अच्छे से दूर करने लग गया। अब फिर क्या हुआ, 1784 के बाद 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस वो यहाँ पर देखता है बंगाल का शासन प्रशासन, तो ये जो गवर्नर जनरल तो था ही, इसको चीफ की पावर भी दी गई लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कंपनी जो है अब उसका कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का पूर्ण प्रभुत्व हो चुका था। और पिट्स इंडिया एक्ट में ये बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।